नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के ऐप में। और लास्ट जो आपने देखा था दोस्तों, सांबर के चौहान फर्स्ट पार्ट मेरा आ चुका है। नेक्स्ट उसके बाद में जो है मैंने सोचा ये टॉपिक जो है पूरा कर देते हैं बच्चों के लिए। हाँ जी। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा दोस्तों, जो भी चैनल पे आया है अभी एक बार के लिए लाइक शेयर करना आपका जो है पहला कर्तव्य बनता है दोस्तों, वो कीजिएगा। क्योंकि मैं टोटल वीडियो जो है इस पे दूंगा, और लेकिन उसमें इसमें कुछ भी कट नहीं कर रहा है ना। तो बिल्कुल मैं निस्वार्थ भावना से जो है मैं इसमें वीडियो डालने वाला हूँ चैनल पे, जिसपे आपको देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट अपने अजय राज के बारे में दोस्तों पढ़ लिया था। अजय राज से संबंधित मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक सर उसने अजमेर को राजधानी वगैरह बनाया, वो सारा कार्य किया था। गढ़बिटली दुर्ग का सर उन्होंने, तारागढ़ दुर्ग जिसे कहा जाता है, जयमेरू दुर्ग कहा जाता है, उसका निर्माण भी करवाया था सर। उसमें चांदी के सिक्के चलाए थे। वो सारी बातें दोस्तों अपने हो चुकी थी, ने पिछले पार्ट में देख लिया होगा। अगर किसी भाई बंधु ने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और वहां पे आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज अर्णोराज के बारे में। अजय राज के बाद में दोस्तों कौन आता है? अर्णोराज आता है सर। ये अर्णोराज जो है सर, इन्हें अन्ना जी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? अन्ना जी कहा जाता है सर। इनका जो शासनकाल रहा था वो 1133 ईस्वी से लेके 50 ईस्वी तक रहा था। 1133 से लेके दोस्तों 50 ईस्वी तक अर्णोराज का काल रहता है। अपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अर्णोराज जो था उसके काल में दोस्तों, उसके काल में क्या हो रहा था? उसके काल में सर तुर्की आक्रमण ज्यादा हो रहे थे। क्या हो रहे थे दोस्तों? तुर्की आक्रमण। तो आप कह सकते हो दोस्तों अर्णोराज द्वारा तुर्कों के आक्रमण को रोका गया। क्या गया? रोका गया। किसके काल में रोका गया दोस्तों? ये अर्णोराज के काल में दोस्तों। यहां पर कहा जाता है सर इसके द्वारा जो है वो तुर्कों का आक्रमण जो है वो रोका गया था। तो तुर्क जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे भैया ना। अजमेर में दोस्तों तुर्क जो है वो ज्यादा परेशान कर रहे थे। और उस समय दोस्तों मालवा का शासक था एक, जिसका नाम मिलता है दोस्तों नरवर्मन, है ना। तो अपने यहां से कह सकते हैं कि मालवा के शासक नरवर्मन को भी किन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं? मालवा के शासक, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, मालवा मध्य प्रदेश के शासक नरवर्मन को पराजित किया। किसको पराजित किया दोस्तों? नरवर्मन को पराजित किया, तुर्कों को पराजित किया, यानी कि सर उनके आक्रमण को रोका। बात आती है दोस्तों यहां से तुर्कों की। उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके पास जो उपाधियां थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं सर। अर्णोराज, जैसे कि आपने पढ़ा था दोस्तों, परम भट्टारक, राजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पास में थी। उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग, वो तो एक साथ थी, अलग अलग उपाधियों की बात की जाती है। तो सर यहां पर उपाधि आएगी, उपाधि नहीं कह सकते, उपाधियां कहेंगे। जैसे कि सर इनके पास थी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों परम भट्टारक, परम भट्टारक, ठीक है, और परमेश्वर। दोस्तों ये जो है एक साथ दो उपाधि जो है वो सर किसके पास थी? सर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पास थी। जबकि दोस्तों इन्हीं उपाधियों को अलग अलग किया जाता है, तो उसमें सिर्फ क्या था? परम भट्टारक, राजा धीराज, परमेश्वर था एक साथ। तो यहां पर महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि दोस्तों कौन धारण कर रहा है? अर्णोराज कर रहा है दोस्तों। अब अर्णोराज ने क्या किया, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, सीधी स्टोरी के रूप में। अर्णोराज के काल में हो रहे थे दोस्तों तुर्की आक्रमण। क्या हो रहे थे? तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण से परेशान था ये, आक्रमणों से परेशान होकर अन्ना जी ने या अर्णोराज ने तुर्कों के लिए कत्लेआम का आदेश दे दिया। किसका आदेश दे दिया दोस्तों? कत्लेआम का आदेश। तो कत्लेआम का आदेश दिया, और यहां पर कहा जाता है दोस्तों अर्णोराज की सेना द्वारा तुर्कों को भयंकर मारकाट मचा दी गई। तारागढ़ की पहाड़ियां दोस्तों, वहां पर अपने नाग पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी देखते हैं तो मध्य में दोस्तों घाटी जो स्थान था, उस घाटी के अंदर दोस्तों यहां पर जो है तुर्कों को भयंकर मारकाट मचा दिया जाता है। यानी कि सर कत्लेआम का आदेश दिया है तो मारकाट होना सर क्या है? सर यही रहेगा, मारकाट ही हुई होगी। भयंकर तरीके से काट दिया, मार दिया, पीट दिया,
सब कुछ कर दिया उनके साथ में। अब दोस्तों यहां पर बात आती है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुनिएगा गौर से। यहां पर मैंने कहा दोस्तों तुर्क जो है वो यहां पे मर के अब कट के, तो आपको पता है बॉडी जब जो सड़ती है, गलती है, तो उसके बाद में दोस्तों उससे बदबू आने लग जाती है। उस बदबू से दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान हो गए। तो यहां से दोस्तों आपने देखा होगा एक बांडी नदी आती है। कौन सी नदी आती है दोस्तों? बांडी नदी। अब बांडी नदी इधर से आ रही है सर। इधर अगर बात की जाती है तो दोस्तों यहां पर सर अगर बात की जाती है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी दोस्तों वर्तमान में जो इस नदी का नाम मिलता है लूणी नदी मिलता है दोस्तों, चंद्रा नदी। तो इन दोनों के पानी के बहाव क्षेत्र को रोक के दोस्तों यहां पर एक झील बना दी जाती है। इस पानी के यानी कि स्थानीय लोगों की सहायता से अन्ना जी ने या अर्नोराज द्वारा 1139 ईस्वी में 39 के अंदर दोस्तों बात होती है इस झील की। सर कब की बात है? 1139 ईस्वी में अपने नाम से आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। क्या करवा दिया दोस्तों? आना सागर झील का निर्माण। किसने करवाया है दोस्तों? अर्नोराज ने करवाया है, अपने नाम से ही आना सागर। आपको भी पता होगा दोस्तों मीठे पानी की ये झील है। अब आना सागर झील का निर्माण करवाया गया दोस्तों, आप सभी को पता है तुर्कों को उस पानी के बहाव क्षेत्र में बहा दिया गया और स्थानीय लोगों की सहायता से सर यहां पर एक झील का निर्माण करवा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? अन्ना जी के द्वारा या अर्नोराज के द्वारा दोस्तों यहां पर निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ते हैं। तो सर इसी झील के किनारे अपने अगर बात की जाती है तो इसी झील के किनारे दोस्तों एक बाग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बाग बना हुआ है सर। ये बाग जो है इस तरीके से, ठीक है सर, इसका नाम क्या है? शाही बाग। इसको क्या बोलते हैं? शाही बाग, या फिर सर इसे ही कहा जाता है दौलत बाग। और वर्तमान में दोस्तों इसी बाग का नाम है सुभाष उद्यान। कौन सा उद्यान है दोस्तों? सुभाष उद्यान। दोस्तों इसका जो है सुभाष उद्यान का या शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो दौलत बाग का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों वो करवाया गया जहांगीर के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है क्या? तो जहांगीर द्वारा दोस्तों क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया। कौन से बाग का? दौलत बाग, शाही बाग या सुभाष उद्यान जिसे कहा जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं यहां पर और भी क्या खास बातें आपको याद रखनी है। इसी बाग में दोस्तों नूरजहां की मां अशमत बेगम, कौन सी बेगम दोस्तों? अशमत बेगम द्वारा फूलों से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया गया। क्या किया गया दोस्तों? आविष्कार किया गया। तो नूरजहां की मां अशमत बेगम ने दोस्तों सुभाष उद्यान से फूल तोड़ के दोस्तों फूलों को यानी कि सर्वप्रथम इत्र बनाने का क्या किया गया? आविष्कार। और इत्र और खस दोस्तों राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। क्या की प्रसिद्ध है दोस्तों? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। खस जिसे बोलते हैं, जिससे इत्र तैयार होता है। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट आता है दोस्तों, इसी बाग में दोस्तों मुलाकात, यहां पे नहीं इधर बता रहा हूं, देखिएगा इसी बाग में क्या होती है? मुलाकात। किस किस की मुलाकात होती है दोस्तों? ये मुलाकात जो है सर मैं आपको बता रहा हूं सर, ये होती है एक तो सर टॉमस रो और किसके मध्य होती है दोस्तों? जहांगीर के मध्य। तो सर टॉमस रो और जहांगीर के मध्य ये मुलाकात होती है दोस्तों 10 जनवरी 1616 ईस्वी के अंदर। 1616 ईस्वी में दोस्तों व्यापार के लिए जो है इन्हें अनुमति प्रदान की गई थी। दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लैंड के सम्राट सर जेम्स के राजदूत सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का राजदूत है दोस्तों, क्या जिसका नाम क्या मिलता है? सर टॉमस रो। इस राजदूत की मुलाकात किससे होती है? जहांगीर से। किस बाग में होती है आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर दौलत बाग में। कब हुई थी ये मुलाकात? 10 जनवरी 1616। और दोस्तों यहीं पे अगर बात की जाती है तो 10 जनवरी 1616 को मुलाकात इसी बाग में होती है। और एक दोस्तों दुर्ग का नाम आता है। तो दोस्तों इसमें तो जो है इन्हें अनुमति प्रदान की जाती है, बाग में क्या की जाती है? अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन मुलाकात में जब दुर्ग पूछा जाता है तो आप जवाब देते हो दोस्तों वहां पर मैगजीन फोर्ट। कौन सा जवाब देते हो दोस्तों? मैगजीन फोर्ट, जिसे अकबर का किला कहा जाता है, जहां पर दोस्तों मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए जहांगीर दोस्तों वहां पर 3 वर्षों तक रुका था। अरे कितने वर्षों तक रुका था? 3 वर्षों तक रुका था। तो सर टॉमस रो और जहांगीर के मध्य दोस्तों ये मुलाकात किसके लिए थी? उस व्यापारिक समझौते के तहत दोस्तों उन्हें अनुमति प्रदान की गई थी। किसे अनुमति प्रदान की गई थी? सर टॉमस रो को प्रदान की गई थी। तो ये बात आती है दोस्तों। अब यहां पर अब बाप का खेल है। तो जहांगीर का बेटा कौन है? सर शाहजहां। जहांगीर के बेटे शाहजहां ने दोस्तों यहां पर इस तरीके से झील के किनारे 5 बारादरी
5 बारादरी, संगमरमर से दोस्तों बैठने का जो है एक स्थान 5 बारादरी का निर्माण, आप कह सकते हो 5 बारादरी का निर्माण, 12 खंभों से निर्मित दोस्तों ये 5 बारादरी का निर्माण, जिनकी लंबाई लगभग दोस्तों 1216 मीटर के करीब दोस्तों इनकी लंबाई रहती है। 5 बारादरी का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां दोस्तों खुर्रम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो 5 बारादरी का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने इस झील के किनारे करवाया था। दूसरी अगर बात आती है दोस्तों, सर टॉमस रो को दोस्तों अनुमति प्रदान की गई थी, वो इस बाग में सर जहांगीर ने की थी। नूरजहां की मां असमत बेगम द्वारा फूलों को से इत्र बनाने की विधि दोस्तों इस बाग से, और इस उद्यान का दोस्तों यहां पर कह सकते हो पहले नाम शाही बाग, और शाही बाग से दोस्तों इसका नाम पड़ा था क्या? दौलत बाग, और दौलत बाग के बाद में दोस्तों इसे सुभाष उद्यान के नाम से इसे वर्तमान में जाना जाता है, जिसका निर्माण कराया था उसने जहांगीर ने। कौन सी झील के किनारे दोस्तों? आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण 1139 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? अर्नोराज के द्वारा दोस्तों, जहां पर आज वर्तमान में देखा जाता है तो बांडी नदी का पानी दोस्तों इस झील के अंदर आता है दोस्तों। तो यहां तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आना सागर से जुड़ी एक बात मैं और बताता हूं आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों का? हाँ जी सर, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार सभी बच्चे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्या नहीं भूलना है? लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। चलो, इसी झील के किनारे कुछ और बात रहती है, वो मैं आपको बता देता हूं झील से संबंधित। यहां पे देखिएगा दोस्तों क्या बात है। बात ये रहती है, अर्नोराज जो था, कौन था दोस्तों? अर्नोराज ने, यानी कि सर अन्ना जी ने, आप कह सकते हो पुष्कर अजमेर में वराह मंदिर का वामन अवतार को समर्पित है दोस्तों, भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार को समर्पित वराह मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। याद रखिएगा, वो किसके द्वारा करवाया गया था? अन्ना जी के द्वारा। और वराह मंदिर में लगी जो मूर्ति थी, मूर्ति को हटवाकर या हटवाकर आना सागर झील में फेंकवा दिया था। आना सागर झील में फेंकवा दी। किसने किया सर ये कारनामा? ये कारनामा किया दोस्तों जहांगीर ने। किसने किया दोस्तों? ये जहांगीर ने किया था। यानी कि सर वराह मंदिर बनवाया था भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार को समर्पित दोस्तों। ये मंदिर, वराह मंदिर जो है वो दोस्तों जो मूर्ति वहां पे लगी हुई थी, उस मूर्ति को तुड़वाया था। किसने सर? जहांगीर ने तुड़वा के कौन सी झील में फेंकवा दिया? आना सागर झील में फेंकवा दिया था। तो बात समझ में आ गई क्या? ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है दोस्तों, अर्नोराज से संबंधित है आना सागर झील। फटाफट से इसको जो आप नोट कर लीजिएगा। आना सागर झील के किनारे जो है वो निर्माण करवाया गया था। किसका करवाया गया दोस्तों? याद रखिएगा, एक तो शाहीबाग का निर्माण करवाया गया, दूसरा 5 बारादरी। तो बाप और बेटे का योगदान रहता है जहांगीर और शाहजहां के बारे में। क्लियर है क्या? यहां तक सभी बच्चे जो है नोट कर लीजिएगा। शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में आता है दोस्तों, यहां पर कहा जाता है अर्नोराज के साथ जो है वो गुजरात के चालुक्य शासक थे, जिनका नाम था जयसिंह सिद्धराज। इनके बारे में बता देता हूं, अच्छी बात है ये। जयसिंह सिद्धराज जो थे ना दोस्तों, उनके बारे में मैं बात बता रहा हूं। लगभग सर इनका काल जो रहता है 11वीं-12वीं शताब्दी का, 1094 से लेकर जयसिंह सिद्ध का काल दोस्तों लगभग 1134-35 ईस्वी तक शासन रहता है। चालुक्य शासक था दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो चंद्रबरदाई का कौन सा सिद्धांत था? अग्निकुंड सिद्धांत था यार। अग्निकुंड सिद्धांत में आपको चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया था मैंने, और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों आपने वहां पर देखा था। क्या देखा था दोस्तों? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान दोस्तों 4 राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से बताई जा रही है। सर किसकी बताई जा रही है? किसके द्वारा? अग्निकुंड सिद्धांत जो चंद्रबरदाई द्वारा दिया गया था दोस्तों। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अर्नोराज से संबंधित। शाबाश। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आबू से संबंधित। मैं आपको बता दूं, गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने अर्नोराज को हराकर, यानी कि सर अर्नोराज को क्या किया था? पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों? अर्नोराज को। देखिएगा, लिखिएगा, गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज द्वारा
अर्णोराज को आबू के निकट माउंट आबू है ना, आबू के निकट पराजित किया। अब दोस्तों लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में पराजित कौन हो गए सर? अर्णोराज हो गए। अब अर्णोराज ने कहा भी सर अपने जो रिश्ते हैं वो मधुर संबंध बना लेते हैं बीच में, तो अब क्या किया, जयसिंह सिद्धराज जो था दोस्तों, इनका जो चालुक्य शासक है दोस्तों, इनका काल रहता है 1094 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक है। सॉरी मैंने आपको 35 बताया, 1094 से लेकर 1153 ईस्वी तक का शासनकाल रहता है जयसिंह सिद्धराज का। और जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बहन कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। यानी कि सर क्या हो गए, रिश्ते क्या हो गए सर, मधुर हो गए दोनों के बीच में, अर्णोराज से किया। क्लियर है क्या? यानी कि सर अर्णोराज से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। अब तो लड़ाई की तो कोई समस्या ही नहीं बची है। बहन कौन थी? कांचन देवी थी। कांचन देवी का विवाह जयसिंह सिद्धराज ने अपने जो दुश्मन था पहले, उसका जो रिश्ते मधुर संबंध करने के लिए अर्णोराज के साथ विवाह कर दिया। बात समझ में? यानी कि सर जयसिंह सिद्धराज ने किस चौहान शासक को पराजित किया था? तो आप वहां पर कह सकते हो दोस्तों अर्णोराज को किया था। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और यहां पे बात आती है दोस्तों किससे संबंधित, अर्णोराज से संबंधित है। तो अर्णोराज के दोस्तों संतान की बात आती है। संतान कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले मैं बताऊं जगदेव के बाद में आता है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आता है दोस्तों याद रखिएगा यहां पर सोमेश्वर। कौन आता है? सोमेश्वर, जो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी सोमेश्वर। तो दोस्तों ये हो गई अर्णोराज की संतान। तो एक बार के लिए संतान बोलिएगा, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। सर ये किसकी संतानें हैं? ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा, ये संतान जो है, तीनों संतान जो है वो अर्णोराज की है। क्लियर है क्या? यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं, जयसिंह सिद्धराज से संबंधित एक बात आती है। वो क्या आती है दोस्तों? अपने 7 पूर्वजों की घोड़े पे सवार या घुड़सवार जो मूर्तियां हैं वो स्थापित करवाई थी जयसिंह सिद्धराज का। प्रश्न है दोस्तों चालुक्य शासक का, आप कह सकते हो जयसिंह सिद्धराज द्वारा आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की घुड़सवार मूर्तियां स्थापित करवाई गई। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि यहां पर बात आ जाती है जयसिंह सिद्धराज की। तो 2 बातें आप याद रख लीजिएगा, एक तो अर्णोराज को पराजित किया और अपनी बहन कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया था। दूसरी बात जो आती है दोस्तों याद रखिएगा, वो कौन सा है सर? जयसिंह सिद्धराज द्वारा आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की घुड़सवार मूर्तियां स्थापित करवाने वाला चालुक्य शासक कौन है दोस्तों? जयसिंह सिद्धराज। यहां पर बात आई दोस्तों, लास्ट अपने बात करते हैं तो जगदेव की बात आती है। जगदेव को अगर कहा जाता है तो कहा जाता है दोस्तों जगदेव को सर इसने, या कह सकते हो इनके द्वारा अर्णोराज की हत्या की गई। किसकी हत्या की गई दोस्तों? अर्णोराज की हत्या की गई थी। तो हत्या की तो दोस्तों आपको पता है पिता की हत्या कर रहा है, तो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है दोस्तों। कौन कहलाता है? जगदेव, जिसने अपने पिता की हत्या करके दोस्तों वहां पर शासन जो है अपने अधिकार में लिया था। वो कौन था दोस्तों? जगदेव था। तो जगदेव को दोस्तों पितृहंता शासक कहा जाता है। उसके पश्चात कहा जाता है दोस्तों विग्रहराज जो है वो शक्तिशाली शासक था, और उसने अपने भाइयों पर दोस्तों सत्ता जमाते हुए शासन में आ गया था। कौन दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। तो अपने जो अर्णोराज के बाद में काल पढ़ेंगे दोस्तों वो डायरेक्टली किस पे चलेंगे? अपने विग्रहराज, क्योंकि सर चौहानों का पितृहंता शासक है और पितृहंता शासक का कोई इतिहास नहीं रहता। तो जगदेव के बारे में यहां पर अपने को इतना ही जानना है कि चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों याद रखना है देवबोध व धर्मघोष सूरी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2 दरबारी थे दोस्तों, प्रचंड विद्वान कह सकते हो आप इनको, दरबारी थे। जिनका नाम था दोस्तों, एक का नाम था धर्मघोष सूरी और एक था दोस्तों देवबोध। देवबोध व धर्मघोष सूरी दोस्तों किसके प्रचंड विद्वान थे दोस्तों? ये याद रखिएगा, प्रचंड विद्वान कहलाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा विद्वान साहित्यकार दोस्तों जिनका नाम आता है क्या दोस्तों? धर्मघोष सूरी व देवबोध। तो ये अर्णोराज से संबंधित दोस्तों यहां पर क्या रहता है? थोड़ा सा चौहानों का इतिहास रहता है। तो यहां पर आप बड़े ही आसान तरीके से कह सकते हो 1150 में दोस्तों अर्णोराज को टपका दिया गया था। किसके द्वारा? जगदेव के द्वारा। क्लियर है क्या? अब दोस्तों लगभग 2-3 साल तक शासन कौन करता है सर?
2-3 साल तक शासन जो करेगा वो करेगा दोस्तों उनका बेटा जगदेव करेगा। तो जगदेव ने शासन जो किया था, तो यहां पर सारी बातें समझ में आ गई। सबसे पहले दोस्तों अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित किया, आपको अच्छी तरह पता है। मालवा के शासक नरवन को पराजित किया। उसके पश्चात तुर्कों से परेशान होकर दोस्तों उन्होंने कत्लेआम का आदेश दिया था, और कत्लेआम का आदेश देने के बाद में जो मार काट बजाई थी, भयंकर काटा था यार। मतलब तुर्कों को क्या बिल्कुल लात कहीं है, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, सॉरी लात और पैर तो एक ही बात हो गई है ना, तो एक ही जो मान लीजिए आप, है ना, तो वो अलग अलग करके जो है वहां पे फेंक दिया गया था। और यहां से दोस्तों आपको पता है बॉडी की जो बदबू आने लगी थी उसको बहाव क्षेत्र में लाया गया, किसके पानी के, और उसको बहा दिया गया और स्थानीय लोगों की सहायता से वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। आना सागर झील के दोस्तों निर्माण 1139 ईस्वी में दोस्तों अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे दौलत बाग, शाही बाग या सुभाष उद्यान जो वर्तमान में नाम मिलता है, उसके दोस्तों बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया। जहांगीर की ही पत्नी दोस्तों अगर बात की नूरजहां, और नूरजहां की मम्मी थी अशमत बेगम। अशमत बेगम द्वारा दोस्तों वहां पर फूलों को तोड़ के जो है वहां से इत्र बनाने की विधि का दोस्तों जो है यहां पर आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने कहा 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो की मुलाकात होती है दोस्तों जहांगीर से। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था जिनका नाम था सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो को दोस्तों व्यापार करने की अनुमति या इजाजत जो प्रदान करता है, कौन करता है दोस्तों जहांगीर, तो वो किस उद्यान में करता है, सुभाष उद्यान में करता है। ये बात याद रखना, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑप्शन में बाई चांस दुर्ग नहीं हो तो वहां पर बाग से संबंधित आपका ऑप्शन बना हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने कहा बैठने युक्त संगमरमर से दोस्तों यहां पर 5-12 दरी का निर्माण करवाया शाहजहां ने। शाहजहां लगभग ज्यादा ही संगमरमर का शौकीन था। अपनी बेगम के लिए भी दोस्त ने क्या है, मुमताज के लिए दोस्तों किसका निर्माण करवा दिया था, सर आगरा का ताजमहल, आपने पढ़ा होगा ना, प्यार की निशानी है वो दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद में जो है मैंने कहा भी सर उसी झील में सर जहांगीर द्वारा उस मूर्ति को तोड़वाया गया जिसका मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने, आदि वराह मंदिर जिसे कहा जाता है दोस्तों, निर्माण करवाया था। कहां पर सर, पुष्कर में। और उसी पुष्कर झील के किनारे सर इस मंदिर का निर्माण कराया, और उस मंदिर में से मूर्ति को तोड़वाकर फेंकवा दिया था किसने, जहांगीर ने। और जहांगीर ने कहां फेंकवाया था दोस्तों, याद रखिएगा, वो फेंकवाया था आना सागर झील में। फिर मैंने आपको कहा भी अर्णोराज जो है गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज द्वारा दोस्तों अर्णोराज पराजित होता है, और पराजित होने के पश्चात मधुर संबंध करने के लिए जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बहन कंचन देवी का विवाह जो है वो किसके साथ किया, अर्णोराज के साथ। और जयसिंह सिद्धराज ने दोस्तों अपने राजपुताना में ही आबू पर्वत पर, किसपे दोस्तों, आबू पर्वत पर दोस्तों 7 पूर्वजों की घुड़सवार मूर्तियां स्थापित करवाई थी। संतान दोस्तों अर्णोराज की जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। अब दोस्तों जगदेव जो है वो 1150 ईस्वी में सर अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है, यानी कि इसका सन कितना है सर, 1150 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। तो 1150 ईस्वी के अंदर जो है अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कौन कहलाता है, जगदेव कहलाता है। दरबारी याद रखिएगा, धर्मघोष सूरी व देवबोध दोस्तों किसके थे, अर्णोराज के दरबारी थे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने। जिस भी भाई बंधु ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है वो कर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी नया जुड़ रहा है तो वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे, है ना, अजय जी के हब नाम से ही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड, नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या आता है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि जगदेव जो था उसका तो सर 1150 से लेकर 53 तक शासनकाल रहता है दोस्तों, कोई ज्यादा लंबा नहीं चलता है उसका। उसके पश्चात दोस्तों रहेगा दोस्तों किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। जो विग्रहराज चतुर्थ था इन तीनों भाइयों में, मैंने बताया था जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। सोमेश्वर तो आता है दोस्तों अपर गांगदेव के बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय आता है, जो किसका बेटा था, जगदेव का बेटा था। उसने सर अधिकार किया था अपर गांगदेव की हत्या करके। नेक्स्ट उसके बाद में जो है सोमेश्वर जो था वो आया था वहां पर शासन करने के लिए। तो अब जो बात आएगी वो सबसे पहले सर विग्रहराज चतुर्थ की आती है। उनके बारे में क्या क्या खास बातें रहती है दोस्तों, उनको डिस्कशन कर लेते हैं। शाबाश। तो यहां पर दोस्तों अपने बात आती है, किससे संबंधित आती है सर, विग्रहराज चतुर्थ से आती है दोस्तों। 1153 ईस्वी से लेकर 63 तक शासनकाल रहता है सर। बहुत ही सुंदर शासन किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ,
विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीसल देव नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल मैं बता देता हूं, 1153 से लेके 1163 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। किसका शासनकाल? विग्रहराज चतुर्थ का। क्लियर? अब इसकी क्या खास बात है वो सुनिएगा, गौर से सुनना। विग्रहराज चतुर्थ जो है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो है बहुत ही अच्छा, मतलब भी लिखने के साथ साथ दोस्तों शासक होने के साथ साथ बहुत अच्छा लिखता भी था। तो लिखता था तो दोस्तों इसकी एक रचना आती है, इसके द्वारा लिखा गया दोस्तों एक नाटक है, रचना है, जिसका नाम है दोस्तों हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक है दोस्तों? हरिकेली नाटक। ये हरिकेली नाटक जो है इसके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया हरिकेली नाटक जो है। इसमें क्या मिलता है दोस्तों, आपको भी पता है सर, विग्रहराज चतुर्थ जो है वो बहुत अच्छा राइटर भी था, साथ साथ लिखता भी था। तो उसने सर किसकी रचना की? हरिकेली नाटक की रचना की। सर ये जो हरिकेली नाटक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक में दोस्तों किसके बारे में स्वाद मिलता है दोस्तों? याद रखिएगा, महादेव व अर्जुन के मध्य का संवाद प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। क्लियर है क्या? किस में सर? हरिकेली नाटक में। यानी कि कहा जाता है दोस्तों, महादेव और अर्जुन दोस्तों दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए गए हुए होते हैं। वहां पर दोस्तों अपने जो है ध्यान लगा के बैठे हुए होते हैं। तभी एक क्या है, जंगल के अंदर एक क्या आता है? हिरण आता है। हिरण आता है। उधर से दोस्तों महादेव जो है, महादेव का ही तो कर रहे होते हैं उस समय, तो हिरण आता है दोस्तों यहाँ पर। तो महादेव जो वहां पे किरात के भेष में आते हैं। किरात कौन किसको दोस्तों? शिकारी को बोलते हैं। तो किरात के भेष में आए। अब महादेव इधर से आए, इधर से सर अर्जुन की निगाह, दोनों ने एक साथ तीर चलाया। तीर जाके एक साथ लगा किसके? हिरण के लगा। क्लियर है क्या? अब दोस्तों दोनों के मध्य हो गई सर विवाद। बोला वो महादेव जी जो किरात के भेष में थे वो कहते हिरण पे वार मैंने पहला वार मैंने किया था। जहां की अर्जुन कहता, धनुर्धारी जो था, जिसको अपने धनुर्विद्या पे अंकार जो था दोस्तों, उस व्यक्ति ने, अर्जुन ने क्या कहा? बोला साहब ये जो है वो मेरा शिकार है, मैंने इसको जो है पहले मारा है। तो इस तरीके से दोनों के मध्य जो है विवाद हो जाता है। और कहते हैं महादेव भी अगर तुझे इतना ही तेरी धनुर्विद्या पर जो है अंकार है तो आजा, हो जाए दो हाथ। तो तरकश से दोस्तों जैसे ही अर्जुन अपना तीर निकालने लगता है तो अर्जुन का हाथ दोस्तों पीछे तरकश की तरफ ही रह जाता है, आगे नहीं आ पाता। तब अर्जुन सोचता है भी आप जो है वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकते, मुझे या तो जो है अगर मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य की बात करूं या फिर दूसरा जो है दोस्तों मैं महादेव की बात करूं या भीष्म पितामह जी की बात करूं, तो उनमें से आप दोनों ही नहीं हो, लेकिन आप तीसरे कौन बचते हो? महादेव। तो ऐसा कुछ संवाद जो है वो दोस्तों वहां पर मिलता है। किससे संबंधित मिलता है दोस्तों? इस हरिकेली नाटक में मिलता है। क्लियर है क्या? तो हरिकेली नाटक में जो है संवाद मिलता है। हाँ जी, तो हरिकेली नाटक के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। अब दोस्तों इस पंक्ति के बारे में बात आती है। क्लियर है क्या? इसकी पंक्ति के बारे में बात आती है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको बात बता रहा हूं, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां संस्कृत भाषा में, कुछ पंक्तियां कहां है? तो आप कह सकते हो दोस्तों ब्रिस्टल लंदन में आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है, स्टैचू पर के स्मारक पर लिखी हुई है। क्लियर है क्या? तो सर एक पॉइंट तो आ गया ये वाला भी, ब्रिस्टल लंदन राजा राम मोहन राय के स्मारक पर दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता जो कहलाते हैं दोस्तों, उनके स्मारक पर लिखी हुई है कुछ पंक्तियां। किस नाटक की है आपको याद रखना है? हरिकेली नाटक की है दोस्तों। और हरिकेली नाटक की ही कुछ पंक्तियां, क्या कह सकते हो दोस्तों, कुछ पंक्तियां जो है वो कहां लिखी गई है? तो आप सर स्पष्ट शब्दों में बता रहे हो तो हमें समझ क्यों नहीं आएगा? तो सर यहां पर ब्रिस्टल लंदन वाली बात आई, तो अभी मैं कुछ पंक्तियां बात करता हूं दोस्तों संस्कृत पाठशाला पर। संस्कृत पाठशाला दोस्तों याद रखिएगा, इस संस्कृत पाठशाला की अगर बात आती है तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो आप दोस्तों बेहद ही अच्छे तरीके से बता सकते हो, इसका निर्माण करवाने वाला शासक दोस्तों विग्रहराज ही था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। और विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों संस्कृत पाठशाला, जैसे कि धार मध्य प्रदेश में दोस्तों संस्कृत पाठशाला थी, उसकी हूबहू कॉपी उतार के दोस्तों संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? सर बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। इस संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई है, लिखी हुई है।
अब देखिएगा तो कुछ पंक्तियां किस पे लिखी हुई है, संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई है दोस्तों। 1194 ईस्वी के अंदर 92 ईस्वी के अंदर जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उस समय दोस्तों मोहम्मद गोरी के साथ अफगान से दोस्तों कौन आते हैं, दोस्तों याद रखिएगा गजनी से कौन आते हैं सर, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक शासक आता है जो गुलाम वंश की नींव रखता है। वो व्यक्ति दोस्तों इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देता है, इस संस्कृत पाठशाला को क्या कर देता है दोस्तों, तुड़वा देता है। तो संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 1199 ईस्वी के अंदर किया गया दोस्तों ये कांड इसके द्वारा। तो तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया, मस्जिद का निर्माण करवाया गया। क्लियर है क्या? तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर किसको तुड़वा दिया बताइएगा सर, वहां पर बनी जो ये संस्कृत पाठशाला थी उसको तुड़वा दिया। क्लियर है क्या? तो दोस्तों इस पाठशाला को या सॉरी इस मस्जिद को आप सभी को पता होगा 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है, 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा किसको सर, इस मस्जिद को जाना जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर, इसे क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। दोस्तों आपको ये चीज जो है वो शायद ही यहां पर आपको सुनने को मिलेगी, बहुत सी किताबों में भी नहीं लिखी जाती है बात। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसको कहा किस कारण से जाता है और किस तरीके से दोस्तों, तो मैं इसको बताऊंगा अभी जो है आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं इसको फिर साफ कर रहा हूं। तो यहां पर हरिकेली नाटक के बारे में पढ़ा जिसकी रचना दोस्तों यहां पर किसके द्वारा की जाती है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। उसकी कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर लिखी हुई है और कुछ पंक्तियां दोस्तों संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, बिल्कुल धार मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों इसी संस्कृत पाठशाला थी। उससे प्रभावित होकर यह संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में करवाया था। कहां करवाया था दोस्तों, ये अजमेर में। ओके, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े की बात आ रही है। सो दोस्तों किसकी बात आ रही है, 2.5 दिन के झोंपड़े की। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, जबकि दोस्तों भारत की प्रथम मस्जिद है कुवल्लत उल इस्लाम। कुवल्लत उल इस्लाम दोस्तों भारत की प्रथम मस्जिद है जो कि दिल्ली में बनी हुई है और उसका निर्माण भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2.5 दिन के झोंपड़े की, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बारे में अपने विचार करते हैं। शाबाश। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों याद रखिएगा वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है दोस्तों उस संस्कृत पाठशाला से संबंधित। क्लियर है क्या? चलो ये रहा, यानी कि सर यहां पर संस्कृत पाठशाला थी, इस संस्कृत पाठशाला की जगह तो दोस्तों यहां पर जो है उसने क्या किया, मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो मस्जिद का निर्माण करवाया गया दोस्तों किसके द्वारा, तो इसे कहा जाता है दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, प्रथम मस्जिद। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद जो है वो दोस्तों कहां पर बनी हुई है, अजमेर में बनी हुई है। किस पाठशाला को तुड़वाकर, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर जो है वो सर क्या करवा दिया गया, इसका निर्माण करवा दिया गया। अब दोस्तों ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है, क्या सर इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूं, यहां पर 2 इतिहासकार आते हैं। एक का तो नाम आता है दोस्तों जॉन मार्शल। क्या नाम आता है, जॉन मार्शल। ये इतिहासकार क्या कहता है, इनके अनुसार बता रहा हूं, इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण जो इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। यह पंक्ति कौन लिख रहा है दोस्तों, जॉन मार्शल लिख रहा है। यहीं पे दोस्तों एक सोचने लायक बात है, एक बंदा आता है पर्सी ब्राउन, क्या नाम आता है उसका, पर्सी ब्राउन। और पर्सी ब्राउन ये इतिहासकार दोस्तों ये क्या कहता है, पंजाब शाह पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण दोस्तों याद रखना इसे क्या कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है सर 2.5 दिन का झोंपड़ा। दोस्तों अगर इसका वास्तुकार आपसे पूछा जाए
इस मतलब मस्जिद का वास्तुकार आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा अबू बकर नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, अबू बकर, उसके द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया, डिजाइन किया गया था दोस्तों। इस के अंदर 16 खंबे लगे हुए, तो 16 खंभों पर निर्मित दोस्तों ये मस्जिद है। अगर आपसे पूछी जाए कितने खंबे हैं तो आप क्या कहोगे, 16 मस्जिद कहोगे। और हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना आप कह सकते हो क्या, हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना। मतलब पहले क्या थी, यहां पर हिंदू धर्म से संबंधित यहां पर संस्कृत पाठशाला थी, तो हिंदू वास्तुकला थी, उस पर दोस्तों बनाया गया एक सुंदर नमूना था जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है। और यह बात किसने कही दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। तो हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है दोस्तों इस 2.5 दिन के झोपड़े को कहा जाता है, यानी इस मस्जिद को कहा जाता है। कहने वाला बंदा कौन है, कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा। वास्तुकार की बात की जाती है अबू बकर, इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन, नाम में कुत्तू है देखो, तो कुतुबुद्दीन जो है शासक हाँ जी, तो नाम जो है निर्माण, हाँ जी, तो कई बार हंसी ज्यादा छूट जाती है मेरी, है ना। तो निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर करवाया गया। गुलाम वंश का दोस्तों यहाँ पर भारत में नींव रखने वाला ये प्रथम बंदा है कुतुबुद्दीन। इसके बाद में दोस्तों गुलाम वंश का शासक जो है इल्तुतमिश, नाम सुना होगा दोस्तों आपने, इल्तुतमिश ने पुनः निर्माण करवाया। इसका क्या करवाया, पुनः निर्माण आप कह सकते हो, यानी कि सर इस पे थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह करवाई थी, मतलब थोड़ा काम करवाया था इसमें। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए भी 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो आप कह सकते हो दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने ही दोस्तों याद रखिएगा दरगाह जो बनी हुई है, याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर अजमेर के अंदर प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाने वाला शासक भी दोस्तों कौन है, इल्तुतमिश है। तो ये सारी बातें रहती है दोस्तों 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। शायद ही दोस्तों यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल पाए, तो मैंने सारी जानकारी आपको यहां पर एक साथ दे दी है। मतलब हिंदू वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कर्नल जेम्स टोड ने, 16 खंभों पर से निर्मित है दोस्तों। वास्तुकार अबू बकर था, निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया, इल्तुतमिश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। राजस्थान की प्रथम मस्जिद है दोस्तों। जॉन मार्शल ने कहा इसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, जबकि पर्सी ब्राउन कह रहा है हकीकत ये है। हकीकत क्या है दोस्तों, पंजाब शाह पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है दोस्तों, ये प्रमाणित है। ठीक है, तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ते हैं अपने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और भी कुछ खास बातें। चलो नेक्स्ट दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ जो था वो केवल विजेता नहीं, वो केवल विजेता और साम्राज्य निर्माता भी उसे नहीं कहा जा सकता सर, उसका साथ साथ वो जो है साहित्य प्रेमी था और साहित्यकारों का दोस्तों आश्रयदाता भी था। यानी कि सर वो उसने केवल और केवल अपने देखा जाए तो साम्राज्य में ही विस्तार नहीं किया, उसने साहित्य और साहित्यकारों के लिए भी बिल्कुल आश्रय दिया था। इसीलिए दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है जयानक भट्ट, और जयानक भट्ट दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा था और उस ग्रंथ में दोस्तों इसे कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि दी थी। तो मैं अभी यहां पे बात बता रहा हूं, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं एक बार के लिए। तो अपने हरिकेली नाटक के बारे में दोस्तों विग्रहराज से संबंधित हमें पढ़ लिए। विग्रहराज से संबंधित रचनाएं भी है दोस्तों, जैसे कि ललित विग्रहराज और बीसलदेव रासो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बीसलदेव नाटक जो है दोस्तों, बीसलदेव रासो जो है एक नाटक पर आधारित है दोस्तों। उसमें विग्रहराज चतुर्थ की लव स्टोरी के बारे में दोस्तों वहां पर बताया गया है, प्रेम कहानी के बारे में वहां पे बताया गया है दोस्तों। चलो जो कि काल्पनिक बताई जा रही है, जो कि क्या बताई जा रही है, काल्पनिक बताई जा रही है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगी, लेकिन एज ए सर जो आपको हिस्ट्री करवा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली आपके हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और इतने अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि कम थ्योरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है आप ग्रहण कर सको दोस्तों। हिस्ट्री को सीखना भी एक कला होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री जो है आप जो है इस तरीके से रट्टा मार के जो है हिस्ट्री जो है क्लियर नहीं कर सकते। हिस्ट्री को दोस्तों कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है, तब जाके इतिहास जो है वो आपको याद रहेगा, अन्यथा आप एक बार रट्टा मारने के बाद में फिर से भूल जाओगे। तो यहां पे मैं कह रहा था दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, विग्रहराज द्वारा तोमर वंश के शासक
आनंगपाल को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों आपने क्या पढ़ा, आपने इससे पहले दोस्तों राजधानी के बारे में क्या पढ़ा था? सबसे पहले अक्षेत्रपुर को वासुदेव के काल में अक्षेत्रपुर सांबर के चौहानों की प्रथम राजधानी अक्षेत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों दिल्ली को राजधानी, उसके बाद में दोस्तों अजयराज ने बनाया था अजमेर को 1113 में, और यहां पर दोस्तों दिल्ली को जो राजधानी बना रहा है वो विग्रहराज चतुर्थ बना रहा है। यानी कि दोस्तों कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ के काल में बहुत ही ज्यादा चौहानों का साम्राज्य विस्तार हुआ। तो क्या आप एक लाइन लिख सकते हो भी विग्रहराज चतुर्थ का काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश का कौन से चौहान वंश का? सांबर वाले चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट बात मैं कह रहा था भी सर ये साम्राज्य नीति के साथ साथ दोस्तों साहित्य व साहित्यकारों का भी आश्रयदाता था, इसीलिए आश्रयदाता होने के कारण दोस्तों याद रखिएगा, बोलिएगा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में जयानक भट्ट द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों याद रखिएगा किसकी? कवि बांधव व या फिर कह सकते हो दोस्तों कटिबंधु या कटिबंधु की उपाधि दी गई। तो कवि बांधव और दोस्तों कटि बांधव की उपाधि जो है वो किसको मिलती है? विग्रहराज चतुर्थ को मिलती है। और देने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों? जयानक भट्ट, जो कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी है जयानक भट्ट, जिसके द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में देखो जयानक याद रखना है। पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदायी का है तो विजय जयानक से याद रखना है। जय आ रहा है, देखो इसमें विजय में जय और जयानक में भी जय आ रहा है, तो पृथ्वीराज विजय जिसमें कवि बांधव की उपाधि मिलती है। दोस्तों अब बात आती है यहां पर मैं कह रहा हूं निर्माण की। निर्माण में दोस्तों अपने बात की थी तो आपको मैं बता देता हूं, एक तो बीसलपुर झील का निर्माण करवाया था, बीसलपुर झील। ये बीसलपुर झील दोस्तों अजमेर में मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बीसलपुर बांध का निर्माण, बीसलपुर बांध व कस्बा नाम से अपने नाम से टोंक में बसाया दोस्तों, कहां पर? टोंक में बसाया। और तीसरा दोस्तों आपने पढ़ी थी संस्कृत पाठशाला। कौन सी पाठशाला दोस्तों? संस्कृत पाठशाला। तो ये चीजें जो है उसके द्वारा दोस्तों क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो ये बातें भी रहती है दोस्तों किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ। यहां तक सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा भाई दोस्तों। शाबाश। गुड। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों बात क्या आती है, इससे संबंधित मैं बता देता हूं दोस्तों। इनके बारे में जानकारी भी बात आती है, तो दो तीन बातें अभी और बचती है, उनके बारे में बात बता देता हूं और अभी विग्रहराज चतुर्थ जो है अपने इसके बारे में समाप्त हो जाएगा इतिहास। क्लियर? अभी देखो तो सर इनके बारे में एक बात और आती है, इनसे संबंधित जो इतिहास मिलता है आपको वो कहां से मिलता है? मतलब जो जानकारी मिलती है इतिहास की वो आपको कहां से मिल रही है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। शाबाश। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा यार भी आपको सर इतिहास हमने पढ़ा है लेकिन सर ये इंटरेस्टिंग थोड़ा लग रहा है ना? इंटरेस्टिंग यानी कि मजा आ रहा है सर इतिहास को पढ़ने में। यानी कि सर चौहानों का जो इतिहास है वो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और छोटा भी है ना? तो वो छोटा होने के साथ साथ थोड़ा खोटा है, तो खोटा है लो हमने खोटा नहीं रहने दिया। एक एक लाइन को दोस्तों कम थ्योरी के साथ में मैंने रिप्रेजेंट किया, इतिहास में कुछ रहने भी नहीं दिया, और जो मेन चीजें सीधी डायरेक्ट आपको यहां से एग्जाम में लाइन टू लाइन मिला लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। देखिएगा
जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत जो मिलते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक मिलता है यहां पर इनके नाम से ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। इसकी रचना दोस्तों सोमदेव द्वारा की गई, सोमदेव द्वारा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दूसरा ग्रंथ, तो ललित विग्रहराज हो गया, एक हो गया दोस्तों दूसरा नाम क्या था, बीसलदेव। तो बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो लिखा गया दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया, नरपति नाला के द्वारा लिखा गया। तो नरपति नाला जो है दोस्तों वो किसकी रचना करता है, वो बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो दोस्तों एक नाटक है, और इस नाटक में दोस्तों किसके बारे में, तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ वह उसकी रानी की प्रेम गाथा लिखी हुई है। इसमें क्या लिखी हुई है, प्रेम गाथा, जो कि दोस्तों काल्पनिक मानी जा रही है। क्या मानी जा रही है, जो कि काल्पनिक मानी जा रही है, ये बीसलदेव रासो है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है बीसलदेव रासो के मतलब विग्रहराज चतुर्थ से जुड़े ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें विग्रहराज चतुर्थ है उसकी रानी की प्रेम कथा के बारे में जो है वो नाटक के स्वरूप में उसको लिखा गया है। तो आप कह सकते हो दोस्तों ये बीसलदेव रासो में लिखा गया है नरपति नाला द्वारा, जो कि एक काल्पनिक है। दोस्तों एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ है जिसका नाम मिलता है किलहॉरन। क्या नाम मिलता है दोस्तों, एक बार बोल के देखिएगा, किलहॉरन, है ना सर। ये किलहॉरन जो है ना, ये व्यक्ति क्या कहता है दोस्तों, ये व्यक्ति कहता है अपने विद्वता जो इसका रचना है दोस्तों उसमें कहता है भी विग्रहराज चतुर्थ की तुलना हम कालिदास व भवभूति नामक शासक से भी कर सकते हैं। यानी कि सर किसके समान कर सकते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कालिदास व भवभूति के समान दोस्तों इनकी तुलना करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे दोस्तों किलहॉरन है। कौन है दोस्तों, किलहॉरन। तो यहां पर देखिएगा गौर से थोड़ा, है ना, क्या कह रहा हूं मैं, प्रसिद्ध विद्वान किलहॉरन द्वारा विद्वता में विग्रहराज चतुर्थ को या विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास वह भवभूति से की है। ये दोस्तों सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा से किसने की है दोस्तों, ये किलहॉरन ने की है। नेक्स्ट इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ जो है वो अपना शासनकाल अपने बेटे अपर गांगदेव को सौंप देता है। यानी कि सर पुत्र या कह सकते हो विग्रहराज चतुर्थ ने अपना शासन पुत्र अपर गांगदेव को सौंप दिया। अब क्या करता है, अपर गांगदेव की खोपड़ी कौन उड़ाएगा, अपर गांगदेव की खोपड़ी उड़ाएगा दोस्तों जगदेव का बेटा है, और जगदेव का बेटा है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो है वो दोस्तों अपर गांगदेव की हत्या करके शासन में आएगा, कुछ समय के लिए वो शासन करेगा। उसके पश्चात दोस्तों इसकी एक अटैक के दौरान, आक्रमण के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात अर्णोराज का तीसरा बेटा सोमेश्वर दोस्तों वहां पर शासक बनेगा चौहानों का। और चौहानों के शासक दोस्तों 1166 ईस्वी के अंदर अपने बात की जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दोस्तों क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, जो 77 के अंदर दोस्तों सत्ता पर मात्र 11 वर्ष की उम्र में बैठेगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में बैठेगा दोस्तों। तो यहां तक आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जरूर बताइएगा। जिस भाई बंधु ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हो तो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से दोस्तों फर्स्ट पार्ट देख के आप सेकंड पार्ट एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो है वो शेड्यूल जो है बिल्कुल क्रम वाइज जो है चलता रहे। और चौहानों की दोस्तों सांबर के चौहानों की अगर बात की जाए तो एक वीडियो और बनेगी तीसरा पार्ट, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपने जानकारी करेंगे। और उसके बाद में रणथंभौर के चौहानों के पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, जिसमें आपको रणथंभौर के चौहानों के बारे में जानकारी मिली हुई है। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, इसी जोश के साथ पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।